नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चड़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक कल्पित कथा है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है लॉस्की का। लॉस्की ऐसे विद्वान थे जिनके विचारों में संतुलन का मान होता है। उन्हीं के अनुसार आर्थिक समानता न होने पर राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यदि व्यक्ति के पास आर्थिक समानता नहीं है तो वह उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। न्याय की अवधारणाओं में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाली अवधारणा कौन सी है? अवधारणा मतलब डिटरमाइन। प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड ईश्वरीय जस्टिस और लीगल जस्टिस। तो इसका आंसर क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो अवधारणा है वह सबसे बाद की अवधारणा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कानून की दृष्टि में समानता निम्न में से किसका आधार है? कानूनी न्याय, निरपेक्ष समानता, आनुपातिक समानता, राजनीतिक समानता। तो इसका क्या आंसर है? राजनीतिक समानता। जो कानूनी दृष्टि में समानता है निम्न में से किसका आधार है? राजनीतिक समानता का। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? जो लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? वह है फ्रांस थोस से संबंधित है। उनके अनुसार लोकतंत्र के बहुलवाद श्रेष्ठ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र के प्रधान तत्व को लोकतंत्र का प्रधान तत्व कौन सा है? उदारवादी लोकतंत्र का। तो उदारवादी लोकतंत्र का तत्व है, मुख्य तत्व, समयबद्ध सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन। वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन मतलब कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है उनके द्वारा मत के द्वारा निर्वाचन, सभी को, किसी को भी मतदान से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के विचार का प्रतिपादन किसने किया? जॉन स्टुअर्ट मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व के विचार का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व आनुपातिक प्रतिनिधित्व ही दे सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए निम्न में से किसका अस्तित्व आवश्यक है? मान लीजिए यदि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आई थी 1909 में, तो उसमें क्या महत्वपूर्ण है? तो उसमें है सीटों का आरक्षण, यानी धर्म के आधार पर सीटों का आरक्षण, तभी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक दृष्टि से राजनीतिक दल की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता गलत है? 4 विशेषताएं बताएंगे, उनमें से आपको बताना है कि सैद्धांतिक दृष्टि से कौन सी विशेषता गलत है राजनीतिक दल की। पहली, राजनीतिक दल एक स्वैच्छिक संगठन है। राजनीतिक दल के सदस्य कुछ आधारभूत सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दल किसी भी साधन के द्वारा सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो जो सत्ता प्राप्ति का प्रयास है वही सैद्धांतिक दृष्टि से राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं।
एकात्मक शासन क्या होता है? एकात्मक शासन क्या होता है? जो एकात्मक शासन होता है जिसमें कि जो शक्ति का केंद्र क्या हो, एक केंद्र हो, सत्ता का केंद्र एक हो, तो उसे एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। में संपूर्ण राज्य को एक प्रशासकीय इकाई द्वारा संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ जनता द्वारा निर्वाचित राज्याध्यक्ष होता है वहाँ क्या होता है? प्रजातंत्र होता है, गणतंत्र होता है, राजतंत्र होता है, कुलीन तंत्र। तो वहाँ पर क्या होता है? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र के लिए अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। और गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जो गणतंत्र होता है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है वह किसी वंश से संबंधित नहीं होगा, कि एक ही परिवार से व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष होगा, मतलब सभी किसी को भी राष्ट्राध्यक्ष बनाया जा सकता है, यानी राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संसदीय शासन में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? मतलब भारत में जो केंद्र सरकार है वह किसके प्रति उत्तरदायी है? तो वह है निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रजातंत्र किसका आधार नहीं है? वंश, परंपरागत शासन, समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व यानी भाईचारा। तो इसका आंसर क्या है? वंश परंपरागत, यानी जो प्रजातंत्र है वह वंश पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ए एन व्यू ऑफ सोसाइटी यानी समाज के प्रति एक नया दृष्टिकोण किसकी पुस्तक है? तो यह किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है रॉबर्ट ओवन। वे एक कल्पनावादी समाज सुधारक थे और उन्होंने ही सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। और इनकी पुस्तक का नाम मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ए एन व्यू ऑफ सोसाइटी। अगला प्रश्न देखते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्या वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वह किया था मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया, उन्हें इसका जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फांसीवाद का मुख्य प्रवर्तक कौन है? फांसीवाद का प्रवर्तक कौन है? तो जो फांसीवादी विचारधारा है वह कहाँ की है? इटली की। और इसका प्रवर्तक कौन है? इसका प्रवर्तक है मुसोलिनी फांसीवादी विचारधारा का प्रवर्तक है। इसी ने ही फांसीवादी दल की स्थापना की थी और इसे इटली का तानाशाह कहा जाता है। और वहीं नाजीवाद की बात करें तो नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने की थी। कहाँ पर? तो वह की थी जर्मनी में। अगला प्रश्न देखते हैं। आदर्शवादी विचारक कौन है? तो आदर्शवादी जो विचारक हैं वह कौन है? हीगल एक आदर्शवादी विचारक हैं। हॉब्स, बेंथम, स्पेंसर ये आदर्शवादी विचारक नहीं है। तो हीगल आधुनिक युग के हीगल राजाओं के दार्शनिक के नाम से प्रसिद्ध थे। किसके दार्शनिक के नाम से? राजाओं के दार्शनिक के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत था, क्या था? श्रम की गरिमा का सिद्धांत, न्यास का सिद्धांत, सत्य और अहिंसा का सिद्धांत, रचनात्मक कार्यक्रम का सिद्धांत। इसका आंसर क्या है? न्यास का सिद्धांत गांधीवाद का एक आर्थिक सिद्धांत है। आधुनिक युग में महान विचारकों में महात्मा गांधी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा उनके द्वारा आर्थिक क्षेत्र में एक सिद्धांत दिया जिसे ट्रस्टीशिप
ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह एक खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का संदेश वाहक है। बारकर ने किसके लिए कहा था? तो किसके लिए कहा था? J.S. मिल के संदर्भ में कहा था। किसने? बारकर ने। वह एक खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का संदेश वाहक है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध विचारक J.S. मिल थे तथा जिन्होंने स्वतंत्रता संबंधित अपने विचार प्रतिपादित किए हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसी स्वतंत्रता संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से फांसीवाद के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? किसके लिए? फांसीवाद। कौन सा कथन सही नहीं है? कि व्यक्तिवाद का विरोध, प्रजातंत्र का विरोध, अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध, राष्ट्रीयता का विरोध। तो इसका आंसर क्या है? राष्ट्रीयता का विरोध। जो फांसीवादी पार्टी थी मुसोलिनी जर्मनी में, तो उसका क्या उद्देश्य नहीं था, क्या विशेषता नहीं थी? तो राष्ट्रवाद का विरोध। तो फांसीवादियों ने राष्ट्रीयता को हमेशा बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन दो व्यक्तियों ने राज्यहीन समाज का विचार दिया? किन दो व्यक्तियों ने राज्यहीन समाज का विचार दिया? प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स और गांधी, हीगल और ग्रीन, हॉब्स और लॉक। तो इसका आंसर क्या है? मार्क्स और गांधी। राज्यहीन समाज की कल्पना सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स के विचारों में तथा बाद में महात्मा गांधी के कार्यों से लगा कि वे राज्यहीन समाज का निर्माण चाहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यह 2014 में आया था BA के एंट्रेंस एग्जाम में, कि समाचार पत्र किन के बीच कड़ी है? तो किन के बीच कड़ी है? जनता और सरकार, जनता और राजनीतिक दल, जनता और न्यायपालिका, जनता और नौकरशाह। तो किसके बीच में कड़ी है? तो वह है जनता और सरकार, यानी जनता और सरकार के बीच में कड़ी है। कौन? राजनीतिक दल, जनता और सरकार जनता और सरकार के बीच में कड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक से उसकी क्षमता अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य अनुसार, यह नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो यह नारा किसने दिया था सबसे पहले? तो यह नारा दिया था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने यह नारा दिया था, प्रत्येक से उसकी क्षमता अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य अनुसार। जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में समाचार पत्र एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। इससे तात्पर्य कि क्षमता अनुसार कार्य व आवश्यकता अनुसार वेतन, यह नारा सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने दिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यानी स्टेट का, जो स्टेट है उसका फंक्शन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? श्रमिक कानून, लेबर लॉ, मैरिज एक्ट, या फिर एजुकेशन के लिए कानून, या फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तो इसका आंसर क्या है? राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा आवश्यक कार्य है स्टेट का। अब राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो राज्य के 4 तत्व होते हैं। राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य का
सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो राज्य का सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? सॉवरोनिटी यानी संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता का अर्थ क्या है कि राज्य बाह्य और आंतरिक रूप से स्वतंत्र है, वह किसी के अधीन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ कार्यपालिका अध्यक्ष एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित हो, वह व्यवस्थापिका के प्रति यानी जो पार्लियामेंट या फिर संसद है उसके प्रति उत्तरदायी न हो, केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसी सरकार कौन सी सरकार है? तो वह है अमेरिका की अध्यक्षात्मक यानी जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल, वह है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसकी देन है? तो वह अमेरिका की देन है। सबसे पहले इसका उदय अमेरिका में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है? किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, भारत। तो इसका आंसर क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, वहीं भारत में संघात्मक और अमेरिका में भी संघात्मक यानी शक्तियों का विभाजन है, और स्विट्जरलैंड में भी शक्तियों का विभाजन है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूलतः पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर आधारित थी? तो किसकी सिफारिश पर आधारित थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति, सहकारी आयोग, योजना आयोग। तो भाई किसकी सिफारिश थी? बलवंत राय मेहता समिति। जो बलवंत राय मेहता थे वह गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, और पंचायती राज व्यवस्था के लिए 1957 में एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, और इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की सिफारिश की यानी जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। और राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को देश में पहली ग्राम पंचायत की स्थापना हुई। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिला में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के हाथों में कब हस्तांतरित किया गया? तो कब हस्तांतरित किया गया? तो वह किया गया 1858 के अधिनियम द्वारा। 1857 के ब्रिटिश महारानी थी एलिजाबेथ, उनके राजपत्र द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वह क्राउन के हाथों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए उत्सवों और धार्मिक त्योहारों का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलनों को बढ़ावा देने के लिए उत्सवों और धार्मिक त्योहारों का प्रयोग किया। उन्होंने सबसे पहले गणेश जी रखने का प्रावधान किया और शिवाजी उत्सव, इस प्रकार के कई उत्सव रखने का प्रयोग किया। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं कानूनी अधिकार? समाज से, समुदाय से, परिवार से, राज्य से। तो हमारे लिए जो कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं वह हमारे लिए स्टेट से प्राप्त होते हैं, लीगल राइट। जब राज्य एक संवैधानिक व्यवस्था में कार्य करता है तो वह हमारे लिए कानून बनाती है और राज्य हमें कानूनी अधिकार प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से
संसदीय शासन के लिए कौन सा कथन सही नहीं, यानी पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है उसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्थापिका के निम्न सदन को भंग कर सकता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका का भाग है। सभी मंत्री व्यवस्थापिका के निम्न सदन के सदस्य होते हैं। तो इसका कौन सा कथन गलत है, मतलब कौन चारों में से। तो यह कथन गलत है कि जो मंत्री हैं वह दोनों सदन के सदस्य होते हैं, दोनों सदन के सदस्य होते हैं, ना कि निम्न सदन के। सभी मंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि कुछ मंत्री राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। इसलिए यह कथन गलत है कि सभी मंत्री व्यवस्थापिका के निम्न सदन के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कानून और स्वतंत्रता के संबंधों के लिए निम्न में से क्या सही है। सभी कानून स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं। सभी कानून स्वतंत्रता के निर्माण में सहायक होते हैं। केवल बुरे कानून स्वतंत्रता का निर्माण करते हैं। केवल अच्छे कानून स्वतंत्रता के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि केवल अच्छे कानून स्वतंत्रता के निर्माण में सहायक होते हैं। अच्छे कानून अच्छे सुयोग्य पढ़े लिखे व्यक्तियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, इसलिए चौथा कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। जो राज्य का आधार है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह किसका कथन है। तो यह कथन है ग्रीन का। यह कथन किसका है, ग्रीन का है, कि जो राज्य है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह ग्रीन का मत है। राज्य का निर्माण शक्ति द्वारा ना होकर मनुष्य की इच्छा से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक अनावश्यक बुराई है और राज्य शोषण की मशीन है। तो इसका आंसर क्या है कि जो व्यक्तिवादी हैं तो उनके अनुसार, व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य क्या है, आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। किनके अनुसार, व्यक्तिवादियों के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का क्या कार्य है। कार्य में वृद्धि, केवल अत्यावश्यक कार्य, कम कार्य, कुछ भी कार्य नहीं। तो इनका मुख्य कार्य क्या है कि कार्य में वृद्धि। भारत में संविधान लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। वह किसके अनुसार करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। नगरीय स्थानीय शासन संबंधी कौन सा संविधान संशोधन है। मतलब जो नगरों में जो नगर पालिका की स्थापना हुई थी तो उसका कौन सा संशोधन है। तो वह है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और वहीं ग्रामीण पंचायतों की स्थापना कौन सी है। तो वह है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991-92। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में त्रिस्तरीय प्रशासन किस क्षेत्र में है। तो किस क्षेत्र में है, तो वह है ग्रामीण क्षेत्र में। त्रिस्तरीय स्वशासन का शासन का गठन किस क्षेत्र के लिए किया गया। तो वह किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जहाँ पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के माध्यम से गाँवों में लागू किया गया।
अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली विशेष अनुदानों की राशि का निर्माण कौन करता है? योजना आयोग, संसद, राष्ट्रपति, अंतर्राज्य परिषद। तो इसका आंसर क्या है? नीति आयोग, क्योंकि योजना आयोग वर्तमान में नहीं है और योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 2015 में कब? 1 जनवरी। देश के विकास में नीति आयोग ने कई योजनाओं का साथ अभी तक किया है, तो वह जो विशेष अनुदानों की राशि का निर्धारण नीति आयोग करता है। और एक प्रश्न ये आ सकता है कि पीएम केयर फंड, जो पीएम केयर फंड है, इसकी स्थापना अभी 2020 में हुई थी। तो यह मुख्य रूप से किसके लिए है? तो वह है कोविड-19 से लड़ने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यों की स्वायत्तता का जोरदार समर्थक रहा है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तो उपरोक्त सभी। तो ये तीनों राज्य हैं जो राज्यों की स्वतंत्रता के, स्वायत्तता के जोरदार समर्थक रहे हैं और यहाँ पर हिंसक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन चलाते रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संविधान में से किस में अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों को प्रदान की गई है? मतलब भारत ने केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया है? तो कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य में दोहरी नागरिकता यानी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो किस राज्य में है? तो वह है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहाँ पे अध्यक्षात्मक प्रणाली को प्रधानता है। तो वहीं पर राज्य की एक अलग नागरिकता होगी और अमेरिका की एक अलग नागरिकता होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए।